नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 का अध्याय दूसरा जो हमारा चल रहा था। दूसरे अध्याय में विज्ञान के हमने देखा था कि शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में हमको पढ़ना था, जिसमें पहला तंत्र जो कि था कि पाचन तंत्र। उस पर मैंने 3 पार्ट बनाए और सभी अपलोड हो चुके हैं। तो पाचन तंत्र हमारा पूरा हो चुका है। आज से मैं एक नया तंत्र लेकर आ रहा हूं जो कि है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। कि रक्त जो है, जो रक्त रुधिर जो है उसका हमारे शरीर में परिसंचरण किस प्रकार से होता है, और परिसंचरण होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इस पूरे तंत्र में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हम देखेंगे कि रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में विशेष तौर पर अपन को 3 चीज़ों को पढ़ना है। पहली चीज़ तो है रक्त, यानी कि हमें ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी जो है वो इस टॉपिक के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर लेनी है। दूसरी चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है हार्ट, यानी कि हृदय, हमारा दिल। तीसरी जो बात हमको पढ़नी है वो है ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त की जो वाहिनियां हैं, आर्टरीज तथा वेंस, जो कि हमारी धमनी तथा शिराएं होती है। तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र हैं, इसमें अपन 3 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो है रक्त, दूसरा है हृदय और तीसरा है ब्लड वेसल्स। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको 3 पार्ट में लेकर आऊँ। आज हम ब्लड के ऊपर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम हृदय के बारे में करेंगे, पार्ट 3 में अपन ब्लड वेसल्स को देखेंगे, जिसके अंदर आर्टरीज क्या होती है और वेंस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और साथ में पार्ट 3 में ही अपन इन तीनों को एक साथ मिला देंगे कि हृदय किस प्रकार से कार्य करेगा, बॉडी किस प्रकार से वर्कआउट करेगी और उसमें वाहिनियों का किस प्रकार से योगदान होता है। तो शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को। पहली चीज़ तो रक्त परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमारे शरीर में रक्त होता है, क्यों ये शरीर में दौड़ता रहता है। तो हमारे शरीर जो है कि लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक कोशिका को किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। विटामिन्स का बॉडी में परिवहन करना पड़ता है। हम जो खाना खा रहे हैं वो पोषक तत्व प्रत्येक कोशिका तक पहुंचनी चाहिए। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो प्रत्येक कोशिका तक जानी चाहिए। जो कोशिकाओं में CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है वो CO2 वापस बाहर निकालनी। तो ये बहुत सारे कार्य जो है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं। तो इन सभी कार्यों को जो अंजाम दिया जाता है वो रक्त के द्वारा दिया जाता है। और रक्त और हृदय और धमनियां, जो कि नलिका है, ये सब मिलकर जो एक तंत्र बनाती है, उसी तंत्र को अपन कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इस तंत्र में एक थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो, मैं जीवों की बात करूँ तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ कि ये आपका खेत है कोई, ठीक है, और इस खेत में हमारे बहुत सारी चीज़ें या वृक्ष पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ पे पानी लाके छोड़ दिया, नाली लाके, और नाली से पानी धीरे धीरे ये खेत में, धीरे धीरे पूरे खेत में ये पहुँच रहा है, ठीक है। और दूसरा सिस्टम हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हम पाइपलाइंस लगा रहे हैं पूरे खेत के अंदर, और बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप जहाँ हमारे प्लांट्स की रूट्स से बिल्कुल रूट्स में पानी पहुँच रहा है। तो यहाँ खुला का मतलब क्या है, हमने पानी खेत में खुला छोड़ दिया है, अब उसकी मर्जी से धीरे 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 पूरे खेत में ये पानी फैल रहा है। जबकि बंद में हमने क्या किया है, हमने पानी को पाइपलाइन के अंदर बंद कर दिया है, और जहाँ ज़रूरत थी बिल्कुल उसी स्थान पर हमने पाइपलाइन के द्वारा पानी में पहुँचाया। तो आप इन दोनों को देखकर, उदाहरणों को देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन सा तंत्र ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पाइपलाइन लगी हुई है तो इसकी जो है वो दक्षता जो है वो इसकी ज़्यादा होगी, जबकि इसकी दक्षता जो है वो कम होगी। इसकी दक्षता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ज़्यादा पानी जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा पूरे खेत में जाने में, जबकि यहाँ पर कम। उसी प्रकार से हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो 2 प्रकार से कार्य करता है। एक तो होता है बंद। बंद का मतलब है जो हमारा रक्त है ये नलिकाओं के अंदर बंद रहता है। रक्त जो है वो ट्यूब्यूल्स में बंद रहता है, जबकि ये रक्त जो है वो
कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य सीधा ही बहता रहता है। ये किस में होता है? ये कुछ लोअर एनिमल्स के अंदर होता है और इसका एग्जाम्पल भी अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रहे, इसका एग्जाम्पल ध्यान रहे, जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं जैसे कॉकरोच, ठीक है, तो आर्थ्रोपॉड्स वगैरह जो कि सूक्ष्म छोटे जीव होते हैं या लोअर एनिमल्स होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो उनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उनकी कोशिकाओं के बीच में या ऊतकों के बीच में सीधा ही प्रसारित होता रहता है। जबकि मैं जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र की बात करूँगा, तो रक्त जो है वो नलिकाओं के अंदर बंद रहता है और नलिकाओं के बंद रहने से क्या होगा, इसकी जो दक्षता जो है वो बढ़ जाएगी, कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब ये कहाँ पाया जाएगा? ये सभी प्रकार के हायर एनिमल्स यानी सभी प्रकार के जो उच्चतर जीव हैं उन सभी में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त जो है वो नलिकाओं में बंद रहता है। कौन सी नलिकाएं होती हैं? ब्लड वेसल्स होता है, जिसको अपन आर्टरी तथा वेंस के नाम से जानते हैं। जब हम इसका पार्ट 3 करेंगे उस समय हम देखेंगे कि आर्टरीज तथा वेंस क्या होता है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र के मैंने पहले ही 3 भाग बता दिए थे कि एक भाग में मैं केवल रक्त के बारे में बताऊंगा, दूसरे पार्ट के अंदर मैं हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बताऊंगा और तीसरे पार्ट के अंदर मैं ब्लड वेसल्स के बारे में, और इन तीनों का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कैसा होता है, लंग्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है, आर्टरीज और वेंस के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती है। आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं ब्लड, ब्लड या रक्त। तो सबसे पहले आप सबने रक्त देखा है, रक्त के बारे में जानते हैं, रुधिर क्या होता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में रुधिर क्या है? क्या रुधिर कोई कोशिका है? क्या रुधिर हमारे शरीर का कोई अंग है या इसी प्रकार का एक सामान्य सा तरल है? क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है। अब ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। तो रक्त भी क्या है? कोशिकाओं का समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊतक। और कौन सा ऊतक है? तो रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यूज है। तो पहली चीज़ कि रक्त है क्या, तो रक्त के बारे में पहला परिचय, इसकी जो पहली जानकारी वो होगी, रक्त संयोजी ऊतक है। अब ये ध्यान रहे, संयोजी ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक तरल संयोजी ऊतक, एक ठोस संयोजी ऊतक। जो हमारी अस्थियाँ, जो हमारी बॉन्स बनी हुई है वो ठोस संयोजी ऊतक से बनी हुई है, जबकि हमारा जो रक्त बना हुआ है वो तरल संयोजी ऊतक से बना हुआ है। तो रक्त क्या है? रक्त जो है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अच्छा, हमारे शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो रक्त पाया जाता है। 5 से 6 लीटर रक्त, यानी कि अगर मैं इसको विज्ञान की भाषा में बात करूं तो हमारा जो शरीर है, इस शरीर के भार का 8% जो है वो रक्त से बना हुआ होता है। किसी भी व्यक्ति का जो शरीर का टोटल भार है उसका 8% जो होता है वो रक्त का भार होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक 70 साल का कोई आदमी है, उसमें 5, सवा 5, 5.5 लीटर जो है वो रक्त जो है होता है। अच्छा, रक्त जो है 5 से 6 लीटर होता है। अब रक्त क्या होता है? इसका pH मान कितना होता है? pH में हमेशा P छोटा लिखेंगे, H जो है वो कैपिटल लिखेंगे। क्या है? तो पोज़ांस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की शक्ति। तो रक्त का जो pH होता है वो 7.4 होता है, यानी रक्त जो है वो हल्का क्षारीय है। ठीक है, 7 से 14 तक pH जिसका होता है वो क्षारीय होते हैं। तो ये 7.4 है, इसका मतलब है रक्त जो है वो हल्का क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है? ठीक है, उसका बीटर टेस्ट होता है, हल्का कड़वा होता है, जो क्षार होते हैं उसका स्वाद होता है। ठीक है, घनत्व की बात करें कि रक्त का घनत्व कितना होता है, तो रक्त का जो घनत्व होता है वो जल से 3 गुना ज़्यादा होता है। जल से 3 गुना ज़्यादा जो है इसका घनत्व जो है वो पाया जाता है, जो रक्त है उसका। अब रक्त का निर्माण कैसे होता है, रक्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रक्त के कितने प्रकार में इसको विभाजित किया जा सकता है, आइए वो देखते हैं। जो हमारा रक्त है उसको मूल रूप से, जो ब्लड है
उसको सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग कौन कौन से हो गए? एक भाग तो हो गया प्लाज्मा, रक्त का एक भाग होता है प्लाज्मा, जबकि रक्त का जो दूसरा भाग होता है वो होती है रक्त की कणिकाएं। यानी रक्त प्लाज्मा तथा कणिकाओं दोनों से मिलकर बनता है। रक्त का जो 55% भाग है वो तो प्लाज्मा बनाती है, और रक्त का लगभग 40 से 45% जो भाग है वो कणिकाओं से मिलकर बनता है। कणिका का मतलब क्या हुआ? कणिका एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन इनको वास्तविक कोशिकाएं नहीं माना जाता है। अब एक बार प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो रक्त जो प्लाज्मा होती है, उस प्लाज्मा के अंदर 90% जो होता है वो जल होता है, 90 to 92% जो है वो वाटर है, जबकि 8 से 10% इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कई प्रकार के प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। तो प्लाज्मा हो गया, कितना है? टोटल रक्त का 55% प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा का अधिकांश भाग जो है वो जल से बना हुआ है। कितना? प्लाज्मा के टोटल प्लाज्मा का 90% वाटर है, जबकि 8 to 10% उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होते हैं। ठीक है, और ये भी स्कंदन, रक्त के स्कंदन से संबंधित होता है। दूसरे प्रकार की होती है कणिकाएं। अच्छा, हमारे रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? तो मूल रूप से 3 प्रकार की कणिकाएं हमारे रक्त में पाई जाती हैं, जिनको सामान्य भाषा में हम RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जिसको लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से तात्पर्य है बिंबाणु, जो कि हमारे रक्त के स्कंदन का कार्य करते हैं। तो हमारा जो रक्त है 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा है, एक कणिकाएं। कणिकाओं की मात्रा कम होती है, प्लाज्मा ज़्यादा होता है। कणिकाएं मुख्यतः कौन सी होती हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ते हैं कि रक्त की कणिकाएं जो है इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी है। तो रक्त कणिका पढ़ रहे हैं अपन। कितने प्रकार की कणिकाएं होती हैं? कणिकाएं क्या हैं? तो कणिका एक प्रकार की कोशिकाएं है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। ये सेल डिवीज़न, सामान्य सेल डिवीज़न नहीं करती है, इसलिए इन्हें कोशिका न कहकर इनको कणिकाएं जो है कहा जाता है। अब रक्त कणिका की बात करें, अभी हमने देखा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की जो है रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है बिंबाणु। बिंबाणु कौन सी? अभी जिसका नाम हमने क्या दिया था? प्लेटलेट्स दिया था। दूसरी होती है WBC, जिनको अपन श्वेत रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। और पहली जो होती है वो है RBC, रेड ब्लड कार्पल्स जिसको कहते हैं। ये है लाल रक्त कणिका। यानी कि हमारी जो रक्त की कणिका है, प्लाज्मा का भाग अलग हो गया, कणिका का भाग। अब कणिका जो है वो फिर से कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की कणिका होती है। विज्ञान की भाषा में RBC को सामान्यतः इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसका ये नाम विशेष तौर पर ध्यान रखें, छोटे क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि RBC को किस नाम से जाना जाता है? तो RBC को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि WBC की बात करें तो इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और जो कि बिंबाणु, जो कि प्लेटलेट्स होती है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स। तो पहले हमने इनका परिचय और परिचय के रूप में इनका नाम देख लिया कि RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तथा जो प्लेटलेट्स होती है इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आपने डेंगू रोग देखा होगा। डेंगू रोग जब किसी को होता है तो उसमें सुनने को मिलता है कि प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो तेज़ी से गिर गई, और जब ये 3 लाख प्रति mm³ से घटकर 4 से 5 हज़ार तक आ जाती है तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। अगर आपने HIV एड्स के बारे में पढ़ा है कि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता जो है ख़त्म हो गई, या अभी कोविड-19 के केस में आप बार बार इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो होती है वो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती है। तथा सामान्य जो रक्त का जो कार्य है वो सामान्य कार्य किसके द्वारा होगा? तो सामान्य जो कार्य है रक्त का वो इरिथ्रोसाइट्स करता है।
अब इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है, तो इसका जो निर्माण है, ठीक है, यकृत में या स्प्लीन में होता है। अब सामान्य तौर पर ध्यान रखना, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो सामान्य अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति के रक्त का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा जो होती है हमारे हड्डियों के अंदर होती है अस्थि मज्जा, तो रेड बोन मैरो जो होती है उसमें वयस्क आदमी में रक्त का निर्माण होता है। जबकि अपन भ्रूणावस्था में बात करें तो सामान्यतः ये कार्य जो है वो यकृत करती है, ये कार्य जो है वो स्प्लीन करती है, जिसको प्लीहा के नाम से जाना जाता है। तो स्प्लीन और प्लीहा भ्रूणावस्था में उससे होता है, जबकि वयस्क अवस्था में कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा। तो जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण भी कहाँ से होगा, आरबीसी का निर्माण यकृत, स्प्लीन और अस्थि मज्जा से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। यानी कि आज आरबीसी पैदा हुई है तो कितने दिन तक जिंदा रहेगी, एक आरबीसी 100 से, मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में कोई भी आरबीसी जो होती है वो 100 से 120 डेज तक जिंदा रहती है। पहली चीज, इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंट का दादा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में यह है कि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम जब कोशिकाओं की बात करते हैं तो कोशिकाओं में तो केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रक्त कणिका आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका अपवाद अगर आप लोगों को देखना हो, पीएमटी वगैरह में अक्सर नीट वगैरह में पूछा जाता है, ऊंट और लामा जो होते हैं यही ऐसे जीव हैं जिसकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी भी प्रकार के जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है द्विअवतल प्रकार का, इसका आकार होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, सबसे खास चीज़ जो पाई जाती है, अभी मैं केवल आरबीसी की बात कर रहा हूँ, अभी इन दोनों को रहने दे रहा हूँ। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट वर्णक पाया जाता है, इस वर्णक को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। और जब प्रश्न पूछते हैं कि हमारे रक्त का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग के लिए जिम्मेदार जो वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग भी क्या होता है, आरबीसी वैसे येलोइश कलर है, पीले रंग की होती है, लेकिन इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी भी जो है वो लाल दिखाई देती है। जबकि ओवरऑल हमारे रक्त का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन ही वो है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। जब हम हमारे फेफड़ों में बाहर से जो वायु जाती है, इस वायु को, उस वायु में से ऑक्सीजन को अवशोषित करने का जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाती है, और प्रत्येक कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है जहाँ से हमको ऊर्जा की पूर्ति होती है। तो हीमोग्लोबिन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर। तो इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन। अब एक अगर हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, और विशेषकर ये जो रोग है गर्भवती महिलाओं से संबंधित होता है, इसको कहते हैं रक्ताल्पता, या जिसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है, रक्त एनीमिया, ब्लड एनीमिया कहते हैं, रक्ताल्पता कहते हैं। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा जो होती है, ठीक है, मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 14 से 16 ग्राम परसेंटेज तक होती है, जबकि फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 14 ग्राम प्रतिशत तक होती है। तो जब फीमेल में इसकी मात्रा, हीमोग्लोबिन की संख्यात्मक मात्रा भी घट गई है और इसमें प्रतिशत भी घट गया है, इस स्थिति के कारण उत्पन्न हुई बीमारी कौन सी है, तो रक्ताल्पता जो है वो इसके कारण होने वाली बीमारी है, और ये हमारा एक प्रमुख प्रकार का वर्णक है। अब बात करते हैं हम कि आरबीसी के बारे में और क्या क्या हो सकता है। तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स हैं,
यकृत, स्प्लीन और अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। द्विअवतल आकार होता है। वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण ये लाल रंग की होती है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी हो जाए तो रक्ताल्पता कहलाती है। इसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसकी जो मात्रा जो है वो होती है 9 लाख घन, ठीक है। यानी कि 1 mm क्यूब यानी जो घन होता है वो 1 mm क्यूब ले लिया जाए तो उसमें आरबीसी कितनी आएगी, 9 लाख, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो आरबीसी की होती है। तो रक्त कणिकाओं में पहले हमने किसकी बात की, आरबीसी की कि क्या होता है, कैसे होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, इसका जीवन काल क्या होता है। अब हम दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं, वो है ल्यूकोसाइट्स। तो दूसरा जो हमारा रक्त कणिका है वो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट क्या है, तो ये है श्वेत रक्त कणिका और यही हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। यानी कोविड-19 से जो लोग अचानक से ठीक हो जाते हैं या जिसके ऊपर बिल्कुल भी इसका प्रभाव नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है, उसका जो मूल कारण है वो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। और उस प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन कर रहा है, ल्यूकोसाइट्स कर रही है। एंटीबॉडी बनाती है, मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे कोरोना अपने बॉडी के अंदर आता है, ये ऊपर पड़ के उसको खा जाती है मैक्रोफेजेस, तो उस आदमी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। यानी कोरोना से अगर हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो कौन है, ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो होता है केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था, केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि ल्यूकोसाइट यहाँ क्या पढ़ रहे कि केंद्रक जो है वो इसका उपस्थित होता है। दूसरा, इसका मूल कार्य क्या है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, यानी विभिन्न प्रकार के बाहर से जो भी पदार्थ आ रहे हैं जिसके ऊपर एंटीजेंस कहते हैं, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का जो कार्य है वो हमारे ल्यूकोसाइट्स जो है वो करती है। इसका आकार जो है वो अनियमित प्रकार का होता है। अब बात करते हैं इसका जीवन काल कितना होता है, तो 4 से 6 दिन तक का इसका जीवन काल होता है, जबकि इनका जीवन काल जो है वो 120 दिन तक का होता है। इसकी मात्रा भी जो होती है वो बहुत कम होती है। अब ल्यूकोसाइट्स को अपन मूल रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होती है ल्यूकोसाइट जिसको अपन कहते हैं ये कणिकामय है, यानी कि इसको अंग्रेजी में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। दूसरी प्रकार की होती है अकणिकामय, जिसको एग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ग्रेन्यूल्स पाई जाती है तो कणिकामय, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती है तो अकणिकामय। अब ग्रेन्यूल्स कैसे पाई जाती हैं, तो ग्रेन्यूल्स में अगर आप देखेंगे कि ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इओसिनोफिल, दूसरे प्रकार की होती है बेसोफिल और तीसरे प्रकार की होती है न्यूट्रोफिल। और सबसे ज़्यादा मात्रा ही होती है न्यूट्रोफिल की, हाईएस्ट। अगर कोई भी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर हमला जो करती है वो न्यूट्रोफिल करती है। यानी पहले प्रकार की मैक्रोफेजेस का कार्य कौन कर रही है, न्यूट्रोफिल। मात्रा भी सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल की, सबसे पहले लड़ाई लड़ने का काम भी कौन करती है, न्यूट्रोफिल। अगर कोरोना का वायरस हमारी बॉडी में आ जाए और न्यूट्रोफिल उस लड़ाई में जिल जाए तो व्यक्ति को कभी कोरोना होगा ही नहीं, और न्यूट्रोफिल अगर हार जाती है तो व्यक्ति को कोविड हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी ग्रेन्युलोसाइट। दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट्स में कौन सी होती है, ये मूलतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिम्फोसाइट्स और दूसरे प्रकार का इसका होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फिर से 2 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट और तीसरी होती है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है, जब हम इम्यूनिटी, जो कि हमारा किताब में जो चौथा हमारा पार्ट है, जब इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। लिम्फोसाइट, सबसे पहले कोरोना का वायरस आया, सबसे पहले उसके माथे कौन पड़ा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ने उसको हरा दिया तो ठीक है, नहीं हराया, अब वायरस हमारी बॉडी में आ गया, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का जो निर्माण है,
एंटीबॉडी का जो निर्माण है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल इसके अंदर आती है। इसके अलावा होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट ही बाद में मैक्रोफेजेस का निर्माण करती है। मैक्रोफेजेस को ही भक्षकाणु कहते हैं, यानी कोई भी बाहर से जो चीज़ आती है उसका भक्षण करने वाली। तो मोनोसाइट भी मैक्रोफेजेस का काम करती है, न्यूट्रोफिल जो होती है वो भी भक्षण का ही कार्य करती है। तो इन दोनों के बारे में अपन ने देखा कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है। अब तीसरा जो प्रकार है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे शरीर में बिंबाणु हैं। बिंबाणु क्या कार्य करती है, तो ये रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। रक्त का थक्का, यानी जब व्यक्ति को चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है, उस बहते हुए रक्त को वापस रोकना, उसका थक्का बनाना कौन करता है, बिंबाणु करती है। और इसके लिए इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोटीन होते हैं, यही प्रोटीन जो होते हैं वो बिंबाणुओं को थक्का बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसको अपन रॉयल डिजीज़ के नाम से जानते हैं, उस डिजीज़ में हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, उसके रक्त का थक्का नहीं बनता, वो इस प्रोटीन से जुड़ी हुई बीमारी ही होती है। तो तीसरा प्रकार हमने पढ़ा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। इसमें थ्रोम्बिन व प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इस पार्ट को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले में मैंने ब्लड पढ़ाया है, दूसरे में मैं हृदय की संरचना पढ़ाने वाला हूँ, तीसरे में मैं रक्त की वाहिनियाँ पढ़ाऊँगा और रक्त की वाहिनियों के साथ में एक पूरा फ्लो डायग्राम बनाएंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारे हमारे लंग्स के अंदर आती है, वहाँ से ये शिराओं के द्वारा हमारे हृदय में पहुँचती है, हृदय की धड़कन के द्वारा ये पूरे बॉडी में पहुँचती है और बॉडी में जाके ऑक्सीजन दे के वापस CO2, पूरा जो एक फ्लो डायग्राम है उसके द्वारा अपन पूरा सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो पार्ट 3 में समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।